स्वागत है आप सबका मेरे चैनल द इकोनॉमिक्स गुरु एंड हाल ही में मैं हूं नकुल सर। आप देख रहे हैं आज के इस वीडियो में राष्ट्रीय आय लेखांकन भाग 1 समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें मैं आपको राष्ट्रीय आय की मीनिंग के बारे में, राष्ट्रीय आय क्या होता है, उसकी प्रमुख अवधारणाओं के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। और डिटेल से जानने के लिए, इजी लैंग्वेज में जानने के लिए, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आए, आपको राष्ट्रीय आय के बारे में पता चले, पूरी वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, ताकि आपको राष्ट्रीय आय का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइए ताकि अपडेट लगातार आपको मिलता रहे। इसके बाद मैं आपको एमसीक्यूज़ का सीरीज भी दिलाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो उसके लिए बनने रहना जरूरी है मेरे साथ। राष्ट्रीय आय की बात करेंगे, जहाँ पर राष्ट्रीय आय का मतलब होता है किसी एक राष्ट्र की संपूर्ण आय या कुल आय, उस राष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों की आय का जो टोटल होता है, जो योग होता है, वही राष्ट्रीय आय होता है। अब राष्ट्रीय आय के बारे में अगर सही से पढ़े तो राष्ट्रीय आय है क्या, तो इसकी डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो एक लेखांकन वर्ष में देश की घरेलू सीमा में सामान्य नागरिकों द्वारा अर्जित समस्त साधन आयों का योग विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आयों के कुल योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब यह है लेखांकन वर्ष। लेखांकन का वर्ष का मतलब होता है एक अकाउंटिंग ईयर। जैसे भारत में अकाउंटिंग ईयर है कब, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये अकाउंटिंग ईयर है। तो किसी एक अकाउंटिंग ईयर में, एक लेखा वर्ष में, ये कहे एक वर्ष में देश की जो घरेलू सीमा है, उस घरेलू सीमा के अंतर्गत जो सामान्य नागरिक है, वो सामान्य नागरिक जितने भी साधन आय अर्जित करते हैं और विदेशों से जो भी शुद्ध साधन आय प्राप्त होता है, उन सब का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है ना। हमारे देश में घरेलू सीमा में जितने भी लोग रहते हैं, वो लोग जितना भी इनकम कर लेते हैं, साधन आय का मतलब होता है साधनों से प्राप्त करने वाली आय, और विदेशों से हमारे पास जो शुद्ध आता है, कुछ हम देते भी है, कुछ हमारे पास आता भी है, उनके बीच का जो अंतर होता है, जो शुद्ध मात्रा है, शुद्ध आय है, उसके योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय की डेफिनेशन को भारतीय राष्ट्रीय आय प्रतिवेदन 1991 में जो डेफिनेशन किया गया था, वो था कि राष्ट्रीय आय अनुमान के द्वारा किसी अमुक समय में उत्पन्न किए गए वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा का माप बिना दोहरे आकलन के किया जाता है। बिना दोहरे आकलन का मतलब होता है, राष्ट्रीय आय के मापते वक्त ध्यान रखना है किसी भी वस्तु या किसी भी सेवाओं को 2 बार ना जोड़ दिया जाए। तो समस्त वस्तु सेवाओं का जो टोटल होता है, वो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल होता है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, जब हम राष्ट्रीय आय को पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है, जिसमें एक वर्ड है साधन आय। साधन आय क्या होता है? साधन आय, तो साधन आय के बारे में अगर थोड़ा सा हम डिटेल से जानते हैं, साधन आय का मतलब होता है उत्पादन के विभिन्न साधनों के बदले में जो प्राप्त आय होती है। साधनों के उपयोग के बदले में हम साधनों का उपयोग करने देते हैं, उसके बदले में जो आय प्रतिफल स्वरूप प्राप्त करते हैं, उन आय को साधन आय कहते हैं। उत्पादन के साधनों की बात करें तो जिसमें भूमि, और भूमि के प्रयोग के बदले में प्राप्त होता है लगान या किराया। पूंजी, पूंजी के को बदले में प्राप्त होता है ब्याज। श्रम, श्रम के बदलों को श्रम मिलता है वेतन या मजदूरी। और फिर है साहसी या उद्यमी, जो कि उद्यम को शुरू करता है, उसको प्राप्त होता है लाभ। तो इन साधन आयों का जो योग होता है, वही योग जो है हमारा नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय कहलाता है। एक और वर्ड से प्रयोग हुआ था सामान्य नागरिक, यूँ कहें सामान्य निवासी। इसके बारे में तो डिटेल से मैं आपको एक अलग वीडियो बताऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। फिलहाल ये समझ के रखिए कि सामान्य निवासी होता क्या है। सामान्य निवासी किसी भी देश का वह निवासी होता है जो उस देश में निवास करता है, यानी कि रहता है, साथ ही साथ उसकी जो आर्थिक रुचि हो, यूँ के इकोनॉमिक एजेंट उस देश से जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि उस देश के जो है आर्थिक लाभ के लिए वो काम करता है, उसे हम देश का सामान्य निवासी कहते हैं। एक और वर्ड है जिसको हमने पढ़ना है, वो है घरेलू सीमा। क्या होती है घरेलू सीमा? का मतलब देश की आर्थिक सीमा। देखिए, राजनीतिक सीमा अलग है जो बाउंड्री होती है, ये आर्थिक सीमा यानी कि जहाँ तक देश की अर्थ संबंधित क्रियाकलाप शामिल होती है। तो आर्थिक सीमा के बारे में अगर डिफाइन हम यूँ कहें कि आर्थिक सीमा एक देश की सरकार द्वारा नियंत्रित की गई उस भौगोलिक सीमा को कहते हैं जिसके अंदर व्यक्ति
वस्तुएं पूंजी स्वतंत्र रूप से प्रचलित होती हैं। तो आर्थिक सीमा का मतलब होता है वो अर्थव्यवस्था की वो सीमा जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति निवास करता है, वस्तु या पूंजियों का क्रय विक्रय होता है, ये स्वतंत्र रूप से गतिमान होता है, उसे हम जो है घरेलू सीमा कहते हैं। तो घरेलू सीमा के अंतर्गत जो भी वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है वो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल होता है। एक और इम्पोर्टेंट वर्ड आया था, वो है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ध्यान में ये रखिएगा, शुद्ध साधन आय विदेशों से अगर प्राप्त होती है तो विदेशों को जाती भी है। हम अगर कोई चीज़ हमारे पास प्राप्त होता है तो हम देते भी है, तो उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, यानी कि विदेशों से हमें जो साधन आय प्राप्त हुआ, साथ ही साथ विदेशों को जो हमने साधन भुगतान किया, इनके बीच का जो अंतर होता है उसे ही विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय होता है। मान लीजिए हमने निर्यात किया, निर्यात करके मिला हमें 500 रुपये, हमने आयात किया और आयात करके हमने पेमेंट किया 400 रुपये। तो ऐसे में हम कहें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं NFIA। तो NFIA बराबर कितना हो जाएगा, 500 जितना प्राप्त किया और माइनस 400 जितना हमने पेमेंट किया, यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय होगा हमारा 100 रुपये। ठीक है, अब हम आते हैं राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं की तरफ। आज की इस वीडियो में मैं आपको राष्ट्रीय आय की कुल 8 अवधारणाओं के बारे में बताऊंगा, वो डिटेल से, जिसमें सबसे पहला है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, शॉर्टकट में बोलते हैं GDP-MP। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद GDP GNP-MP। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP-MP। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP-MP। सब में देखिए एक एक वर्ड का ही अंतर है, एक या दो का अंतर होता है, इसी से राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन होती है, यही अवधारणाएं होती है, जिसको हमें ध्यान में रखना है। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद GDP-FC। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP-FC। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP-FC एंड साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP-FC। ये जो NNP-FC आप देख रहे हैं ना, वास्तव में किसी भी देश का यही क्या है, राष्ट्रीय आय होता है। ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब एक एक करके डिटेल में आते हैं। सबसे पहला वाला GDP-MP, यानी कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। किसी भी देश में राष्ट्रीय आय की गणना करने जाएं तो सबसे पहले जरूरत पड़ती है GDP की, और जब GDP की बात करेंगे तो ये GDP-MP ही होता है, यानी कि बाजार कीमत पर होता है। यानी कि बाजार कीमत मतलब ऐसे मूल्य जिसमें सरकार के सारे अप्रत्यक्ष कर जुड़े होते हैं और जो बाजार में एट द टाइम जिस पर जो है क्रय विक्रय होता है। तो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, किसी भी देश की एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादक मतलब उस देश में निवास करने वाले सभी नागरिकों के द्वारा जो भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उनकी बाजार कीमत के योग को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। आप किसी देश में रहते हैं, आपकी जो घरेलू सीमा है उसके अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनके द्वारा जितनी वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा, बस ध्यान में रखना है वो वस्तुएं सिवाय अंतिम वस्तुएं या अंतिम सेवाएं होनी चाहिए, उनका बाजार कीमत का योग ही जो है GDP-MP कहलाता है। अब GDP की कुछ विशेषताएं भी है। इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें, यह किसी भी देश, इसके अंतर्गत GDP के अंतर्गत किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है, बाहर की वस्तुओं की नहीं, केवल और केवल ऐसी वस्तुएं जो उस देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित हो। दूसरा, वस्तुओं का सकल मूल्य होता है। समकल मतलब इन वस्तुओं के मूल्य में मूल्यह्रास भी शामिल होता है, यानी कि जिसको हम मूल्यह्रास को 2-3 नाम से और जानते हैं। मूल्यह्रास जिसको हम घिसावट व्यय भी कहते हैं, कई बार यूज होगा इसलिए बता दूं आपको पहले ही, इसको घिसावट व्यय भी कहते हैं, या फिर स्थिर पूंजी का उपभोग भी कहते हैं। स्थिर को हम अचल भी कहा जाता है। तो उसका 3-3 नाम प्रचलित होता है, किसी भी नाम से दिया हो सकता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब मूल्यह्रास ही होता है। इसके अंतर्गत केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य शामिल होता है, और ये जो वस्तु और सेवा का जो मूल्य होता है वो बाजार मूल्य के लिया जाता है।
इसमें सारे टैक्स वगैरह जुड़े रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो मूल्य की गणना होती है वो एक लेखा वर्ष की अवधि के लिए होती है, एक लेखा वर्ष के अंतराल में होता है। ये जीडीपी की विशेषता है। और जीडीपी की जो गणना है ये शॉर्टकट में यूँ के है जीडीपी एमपी, यानी कि लेखा वर्ष में देश की सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य होता है, कुल मूल्य, उसी को हम जीडीपी कहते हैं। जीडी के बाद न्यू टर्म है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। शॉर्टकट है बोलेंगे जीएनपी एमपी मीन्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एक दूसरे से जुड़ा है। अगर आपको जीडीपी समझ में आ गया तो बाकी सारे अपने आप समझ में आता रहेगा। सब में एक एक दो का पॉइंट का अंतर है। ये पहला आपने पढ़ाएगा सकल घरेलू उत्पाद, यह है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। घरेलू से राष्ट्रीय तब बनता है जब घरेलू में जुड़ जाता है तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड NFIA, तब वो क्या बन जाता है, राष्ट्रीय बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ, पहले वाले जो हम डेफिनेशन पढ़ा, इस डेफिनेशन में केवल विदेशों से शुद्ध साधन आय का अंतर होगा। देख लीजिए, एक देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का बाजार मूल्य एवं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का जोड़ बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद होता है। थोड़ा शॉर्टकट में समझ लें तो जीडीपी एमपी हमें अगर कैलकुलेट करना है तो ध्यान में ये रखना है कि जीडीपी एमपी में, यानी कि घरेलू सीमा के अंतर्गत सभी उत्पादित अंतिम वस्तु सेवाओं का मूल्य और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का योग ही जीडीपी एमपी होता है। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। नेक्स्ट टर्म, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। हमने पहले पढ़ा था सकल घरेलू उत्पाद, अब पढ़ेंगे हम शुद्ध घरेलू उत्पाद। सकल और शुद्ध के बीच में भी अंतर बता दूं मैं आपको। अगर आपको सकल को शुद्ध में परिवर्तित करना है तो सकल और शुद्ध में अंतर होता है मूल्यह्रास का। कहीं पर भी सकल मूल्य दे रखा है, सकल मूल्य से अगर मूल्यह्रास को घटा दिया जाए तो हमें बचता है शुद्ध। अब हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद की गणना करनी है तो हम यूँ कहें कि एक वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा निवासी द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, जिसमें से स्थिर पूंजी का उपभोग, जिसको हम मूल्यह्रास भी कहते हैं, पहले ही बताया था मैंने, इसके कई नाम है, मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है तो प्राप्त होता है NDP-MP। दैट मीन्स शॉर्टकट फार्मूला है NDP-MP इक्वल टू GDP-MP माइनस मूल्यह्रास। जीडीपी में से मूल्यह्रास को माइनस कर देंगे तो हमें NDP-MP यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर प्राप्त होता है। नेक्स्ट टर्म इज बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब हमारे पास आ गया शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध यानी कि जिसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं होता है, राष्ट्रीय जिसमें विदेशों से शुद्ध साधन आय शामिल होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटा दिया जाए तो NNP-MP प्राप्त होता है। यानी कि अगर शकल में से हमने पहले ही बताया डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते तो यहाँ पर NNP-MP यानी कि बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अगर ज्ञात करना है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत में से घिसावट यानी कि मूल्यह्रास को घटा दीजिए तो प्राप्त हो जाएगा। दूसरा, अगर आपके पास जीडीपी है तो जीडीपी में घिसावट व्यय माइनस कर दीजिए, विदेशों से शुद्ध साधन आय प्लस कर दीजिए तो फार्मूला बन जाएगा आपका NNP-MP का। नेक्स्ट पॉइंट है आपका साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। साधन लागत आ गया। अब यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए, इससे पहले तो हमने पढ़ा बाजार कीमत पर, अब हमारे पास साधन लागत। तो यहाँ पर बाजार कीमत MP और दूसरी तरह हम पढ़ने वाले हैं अभी साधन लागत, जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में FC। दोनों के बीच में जो अंतर होता है वो होता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, बाजार कीमत में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जुड़ा हुआ रहता है, जबकि साधन लागत में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जुड़ा हुआ नहीं रहता। इन दोनों का अंतर है। तो हमें पढ़ना है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। शॉर्टकट में बोलते हैं GDP-FC, जिसको सकल घरेलू आय भी कहते हैं। देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में सामान्य निवासी द्वारा अर्जित साधन आय, जितनी भी साधन आय है, जैसे मजदूरी है, लागत है, ब्याज है, लाभ है, इनका योग तथा इस योग में हमारा घिसावट व्यय यानी कि मूल्यह्रास भी शामिल रहता है, तो
तो इसको हम सकल घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू आय कहते हैं। दैट मीन्स सभी साधन आयों का योग, मजदूरी प्लस लागत प्लस ब्याज प्लस लाभ प्लस घिसावट व्यय, ये आपका हो जाएगा सकल घरेलू आय। अगर इसी के विपरीत अगर आपके पास बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद दिया हुआ है तो उसमें से केवल शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा दीजिए तो आपको GDPFC मिल जाएगा। नेक्स्ट टर्म है साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शॉर्टकट बोलते हैं GNPFC, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। GDPFC और GNPFC में अगर अंतर है वो है केवल राष्ट्र विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का, यानी कि एक देश में एक वर्ष में सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित साधन आयों का कुल योग, जिसमें स्थिर पूंजी का योग और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय भी शामिल रहता है। यानी कि यहाँ पर GNPMP अगर कैलकुलेट करे तो GDPFC में NFIA ऐड कर दिया जाता है, विदेशों से शुद्ध साधन आय ऐड कर दिया जाता है, तो हमें GNPFC मिल जाता है। नेक्स्ट टर्म जो पढ़ेंगे साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद को शुद्ध घरेलू आय भी कहते हैं और स्पॉट में बोलते हैं NDPFC, जिसको शुद्ध की जगह खाली घरेलू आय भी कहीं लिखा होता है, इसका मतलब वो NDPFC ही है। ये क्या होता है, घरेलू सीमा के अंतर्गत एक लेखा वर्ष में जितने भी साधन आय प्राप्त होता है, साधन आय का जोड़ जिसमें घिसावट व्यय शामिल नहीं होता, यानी कि ये शुद्ध मूल्य होता है, केवल साधन आय के जोड़ को ही शुद्ध घरेलू आय कहते हैं। दैट मीन्स NDPFC इक्वल टू साधन आयों का योग। अगर आपके पास NDPMP दिया हुआ है, यानी कि बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद दिया हुआ, तो उसमें से हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को क्या करते हैं, घटा देते हैं। कहीं कहीं आर्थिक सहायता गिवन है तो उसको ऐड कर देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। साधन आय में आर्थिक सहायता जुड़ जाता है और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाता है, और ये आपका हो गया घरेलू आय। और लास्ट टर्म हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय, जिसको हम बोलते हैं साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शॉर्टकट में NMC, और ये देश का वास्तविक राष्ट्रीय आता है, जिसको सबसे अंतिम में जो है कैलकुलेट किया जाता है। कैसे, किसी एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में अर्जित कुल साधन आय, जो भी साधन आय जिसमें मजदूरी है, ब्याज है, वेतन है, किराया है या फिर लाभ है, उनका योग प्लस विदेशों से जो शुद्ध साधन आय प्राप्त होता है उनका योग जो होता है राष्ट्रीय आय होता है। ठीक है ना, तो सो डैट NNPFC का फॉर्मूला होता है NNPFC इक्वल टू NDPFC प्लस NFIA, मतलब विदेशों से शुद्ध साधन आय। अब इसको थोड़ा सा और बड़ा करके मैं भी दिखाऊं। अगर आपके पास GDP गिवन है, GDPMP यानी खाली सकल घरेलू उत्पाद दिया हुआ है, तो GDPMP में आप जो है घटा दीजिए मूल्यह्रास, ऐड कर दीजिए विदेशों से शुद्ध साधन आय और घटा दीजिए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, तो आपको राष्ट्रीय आय की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये 8 कंसेप्ट अगर जो है कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद छोटे छोटे कुछ वर्ड और आ जाते हैं जिसको जान लेना जरूरी है राष्ट्रीय आय में। सबसे पहले है निजी आय। राष्ट्रीय आय में से अगर हमने सरकारी आय को हटा दिया, सरकारी आय को हटा दिया तो निजी व्यक्तियों की जो निजी आय होती है, जो सरकारी नहीं है, जो केवल प्राइवेट लोगों की जो आय होती है, जिसको प्राइवेट इनकम कहते हैं, तो वो कितना होता है। तो इसकी कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा हम फार्मूला देख लेते हैं कि निजी आय बराबर होता है निजी क्षेत्र को घरेलू क्षेत्र से प्राप्त आय। निजी क्षेत्रों को केवल देश के अंतर्गत उनको केवल प्राइवेट सरकारी नहीं, प्लस विदेशों से जो साधन आय होता है उसका जोड़, सरकार से उनको जो भी सब्सिडी वगैरह मिलती है, शेष विश्व से जो भी सब्सिडी मिलती है, शेष विश्व से चालू हस्तांतरण, और जो राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज होता है, इन सब का जो सम टोटल होता है वो होता है निजी आय। इसमें सरकारी आय शामिल नहीं होता है। हाँ, सरकार के द्वारा जो सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड कराया जाता है उसको हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। निजी आय के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है व्यक्तिगत आय या वैयक्तिक आय भी बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड पर्सनल इनकम। निजी आय में से कुछ हिस्सा जो है वास्तविक रूप से जो लोगों के पास रहती है, जिसको बोलते हैं लोगों की वास्तविक आय, जो परिवारों के पास बची हुई रहती है, उसे हम व्यक्तिगत आय कहते हैं।
निजी आय पूरी तरीके से व्यक्तिगत नहीं होती है, क्योंकि उसका एक बड़ा हिस्सा जो है हमें कहीं ना कहीं देना होता है किसी ना किसी को। जैसे व्यक्तिगत आय का फॉर्मूला होता है निजी आय में से निगम कर दे दिया, कारपोरेट टैक्स, कुछ हिस्सा ऐसे होता है जो अभी तक बांटा नहीं गया, यानी कि अवितरित व्यावसायिक लाभ, सामाजिक सुरक्षा में अंशदान किया जाता है, और उसके अलावा हस्तांतरण भुगतान को जोड़ दिया जाता है। तो 3 चीज़ों को घटाने के बाद एक चीज़ों को ऐड करके जो भी हमें मिलता है वो होता है आपका व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय के बाद हम होते हैं व्यक्तिक प्रयोज्य आय। व्यक्तिगत आय के बाद जो हमारे निजी आय में से घटाने के बाद बचता है वो व्यक्तिगत आय तो है, लेकिन इसका पूरा हिस्सा हम जो है अभी खर्च नहीं कर सकते। तो पूरा हिस्सा खर्च करने के लिए उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सरकार को हमें चुकानी होती है टैक्स के रूप में, जिसमें व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत जो आय होती है उसमें से वो प्रत्यक्ष कर, जैसे संपत्ति कर हो गया, आय कर हो गया, उपहार कर हो गया, घटाने के बाद ये सरकार की जो दूसरी चीज़ें होती हैं उसको देने के बाद जो बचता है, जो वास्तविक रूप से व्यक्ति खर्च कर सकता है, प्रयोज मतलब अपने प्रयोज में ला सकता है, उसे हम व्यक्तिक प्रयोज आय कहते हैं, शॉर्टकट में पीडीआई। नेक्स्ट पॉइंट है आपका राष्ट्रीय प्रयोज आय। एक राष्ट्र की वो आय जो राष्ट्र अपने हिसाब से खर्च कर सकता है, जिसमें वो राष्ट्रीय आय जोड़ देते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, और साथ ही साथ विदेशों से प्राप्त शुद्ध चालू हस्तांतरण को ऐड करके जो आता है वो होता है राष्ट्रीय प्रयोज्य, एक राष्ट्र की वास्तविक नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। एंड लास्ट टॉपिक है हमारे पार्ट फर्स्ट का, वो है प्रति व्यक्ति आय। पर कैपिटा इनकम किसे कहते हैं? किसी भी देश की कुल राष्ट्रीय आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग करने के बाद जो भी मात्रा बचेगी, जो भी अमाउंट बचेगा, उसे हम जो है पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति की आय की संज्ञा देते हैं। ये तो रहा आपका राष्ट्रीय आय का पहला वीडियो। चैप्टर लंबा है, इम्पोर्टेंट है, इसके लिए इसको मैंने 2 वीडियो में तोड़ा है, तो नेक्स्ट वीडियो इसके बाद वेट कीजिए, आपके लिए मैं जल्दी लेकर आऊँगा। थैंक यू।